हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का द रोशन स्टडी हब में। आज हम कक्षा 10 गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्या का सेकेंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हम इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास आप तक जल्दी पहुंचे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछली कक्षा में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे पहला था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और एचसीएफ और एलसीएम। और आज हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली कक्षा में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जाना था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में जाना था, और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जान लिया था। आज हम इस पे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे दिया है, बोल रहा है कि जो 6 की घात n है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, क्या यह 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यह 6 की घात n है। यदि हम इसको 6 का 2 खंड करें तो 2 गुणे 3 की घात n कर सकते हैं। हमें पता है कि a क्रॉस b की घात n होता है, तो ये होता है हमारे पास आता है a की घात n गुणा b की घात n के फॉर्म का आता है। अगर मैं इसका करूं तो 6 की पावर n बराबर हो जाएगा 2 की घात n मल्टीप्लाई में 3 की घात n। चूंकि हमारे पास कोई अंक या कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होता है, तो इसके लिए पहले हम देख लेते। जैसे हमारे पास 10, अगर हम 10 का 2 खंड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 2 गुणे 5, ये 2 की घात n और क्या है 5 की घात 1 है, 2 की घात 1 है और 5 की घात 1 है। इसमें क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। अगला होता मान लो अगर हम करते हैं जैसे 240 का करते हैं, 240 का करते हैं, ये भी 0 पे समाप्त हो रही है। तो इसमें अगर देखते हैं अगर 240 का 2 गुणनखंड करेंगे तो अगर 2 से काटेंगे 120, 2 से 60, 2 से 30 हो गया, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से
1। यहाँ देखें तो 2 के घात 4 और 3 के घात 1 और 5 के घात 1। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 0 पे कब समाप्त हो रही है, इसमें 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं। 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का मिल रहा है। यदि कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड करने पर उसमें 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का होता है तो वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। तो हमारे पास चूंकि क्या है हमारे पास कि जो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए जो हमारे पास 6 की घात n है, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समझ में आया कि हमारे पास जो 6 की घात n है उसको हम 2 गुणे 3 के फॉर्म में n कर सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 2 के घात n हो जाएगा और क्रॉस 3 के घात n हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो 6 की घात n है इसमें 2 मिल रहा है, लेकिन क्या है कि 5 नहीं मिल रहा है। अभी हम यहाँ देखे हैं कि कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है, जब उसमें क्या होता है 2 के घात n रहे और 5 के घात m के फॉर्म का रहे, मतलब 2 भी आना चाहिए उसमें और 5 भी आना चाहिए। यदि 2 और 5 आता है अभाज्य गुणनखंड में, उसके 2 और 5 आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगर 5 या 2 इनमें से अगर एक भी नहीं आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे है कि जो हमारा 6 का खंड हुआ है, 2 खंड हुआ है, तो 2 की घात n आया है और 3 की घात n आया है। इसमें 2 तो आया है लेकिन क्या है 5 नहीं आया। जब 5 नहीं आया है तो यह क्या होगा, जो 6 की घात n होगी वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 6 की घात क्या अभाज्य गुणनखंड में क्या है 5 नहीं है, तो अतः क्या होगा n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए जो 6 की घात n है अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आप सभी को समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ देखते हैं यदि हम 4 की घात n को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के घात n। यहाँ पे आएगा 2 गुणे 2 है, इसे हम कर सकते हैं 2 के घात 2 के पावर n। क्योंकि हमारे पास होता है यदि कोई संख्या है a के पावर m के पावर n है तो ये हो जाएगा a के पावर m प्लस n। इसका मान आएगा जो 4 के घात n है ये आ जाएगा 2 के घात 2n। अब यहाँ पे जो 4 के घात n है इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए तो आया है 2 के घात 2n। इसमें भी हमारे पास 5 नहीं आया है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 के घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है।
अतः हमारे पास हो जाएगा, अतः n के किसी भी, अतः n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। सकती है, समझ में आया आप सभी को? तो क्या है कि यदि हम 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 क्रॉस 2 आएगा के पावर n, तो यहाँ पे दो सेम है तो 2 के घात 2 हो जाएगा उसके पावर n। हम देखते हैं कि जो हमारे पास यदि इस फॉर्म का a के पावर m के पावर n है तो m और n का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के पावर n इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर 2n हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास क्या है कि इसमें केवल 2 के घात माने तो n के रूप का m के रूप का आया है और 5 के घात मतलब 5 आया ही नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि जो हमारे पास है 4 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए किसी भी प्राकृतिक होगा, किसी भी प्राकृतिक मान के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यदि हम इनका आपस में गुणा कराते हैं तो 7 गुणे 11 77 हो जाएगा और गुणे 13 3 सत्ते 21 1 3 सत्ते 21 2 23 1 सत्ते 7 हो जाएगा और 7 1 7 3 10 7 2 9 1 10, यहाँ पे आएगा इक्वल में 1001 प्लस 13, इसको ऐड करने पर आएगा टोटल 1014। यदि हम इसका 1014 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 1014 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 पचे 10 0 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 2 0 3 छक 18 3 9 27 169 हमारे पास 13 से कटेगा, 13 एकम 13 13 39 फिर 13। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा तो गुणे 3 गुणे 13 और गुणे 13 2 गुणे 3 गुणे 13 की पावर 2, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 3 और गुणे 13 की पावर 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं चूंकि जो हमारे पास 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 का को अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः जो हमारे पास हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। समझ में आया? तो इसी तरह अगला भी है, अगला हमारे पास दिया है जो है 7 गुणे
गुणे 5, 4 गुणे 3, 2 और 1 प्लस 5। यदि हम इसका सभी का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा? 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, 120, 120 गुणे 6, 12 छक 72, 720 हो जाएगा और 720 गुणे 7 कर देते हैं। 7 शून्य शून्य, 7 दूना 14, 4 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 50। टोटल गुणा करने पर आएगा हमारे पास 5040 और प्लस 5 है। यदि इसे सॉल्व करते तो हमारे पास आएगा 5045। यदि हम इनका 5045 का अभाज्य गुणनखंड करते तो देखते क्या आता है। 5045 ये हमारे पास 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0 बार में, फिर 5 का टेबल 0 बार, फिर 5 9 45। अब हमारे पास 1009 1009 से कटेगा एक बार में। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 2 1 प्लस 5 का जो अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे 1009 है। तो चूंकि क्या है कि 7 गुणे 6 5 4 3 2 गुणे 1 प्लस 5 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अतः जो हमारे पास हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 3 गुणे 2 और 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी। समझ में आया आप सभी को? तो यहाँ पे करना था जो कि हमें कुछ संख्या देता उससे भाज्य संख्या। तो हम कल एक प्रमेय पढ़ चुके थे, उसमें क्या था कि हम प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं थे भाज्य संख्याएं थे तो हम इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए हैं। और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम बताएं कि क्या जो दोनों संख्याएं हमारे पास एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट से है। तो हम एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित एक फॉर्मूला जानते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला है कि किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, जो ए कॉमा बी है वे दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ क्रॉस उनका एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 96 और 404 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यदि हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो अगर हम 96 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 96 क्या होगा, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। यहाँ देखते हैं
तो हमारे पास 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 और 5, तो हम लिखेंगे 2 के घात 5 क्रॉस 3 कितनी बार आया, 1 बार, तो 3 की घात 1। इसी तरह हम लोग अगर 404 का देखते हैं, 404 का देखते हैं तो क्या आएगा, 404 को 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 0, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2, 101 से कटेगा एक बार में। तो हमारे पास 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के घात 2 क्रॉस में 101 की घात 1। तो हमारे पास यहाँ से पूछा है, HCF पूछा है, तो HCF हो जाएगा HCF ऑफ 96 तो 96 और 404 का HCF बराबर हो जाएगा। तो HCF के लिए हम जानते हैं कि HCF के लिए क्या करते हैं, वो छोटी घात ले लेते हैं। कौन सी घात लेते हैं, तो छोटी घात लेते हैं। तो इन दोनों में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 2 की घात 5 है, बड़ी घात हो गई, यहाँ पे क्या है, 2 की घात 2 है। तो हमको पता है कि जब हम HCF निकालते हैं तो उस समय कौन सी घात लेते हैं, तो छोटी घात लेते हैं। तो छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2, तो यहाँ पे उसका हो जाएगा 2 की घात 2 और बराबर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर हम यहीं पे इसका एलसीएम भी देख लेते हैं, अगर हम एलसीएम देखें 96 और 404 का, अगर हम एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम में हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि बड़ी घात लेते हैं, क्या करते हैं, बड़ी घात लेंगे। तो यहाँ पे जो बड़ी घात हमारे पास है क्या है, 2 के घात 5 है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 के घात 5 हो जाएगा और क्रॉस में जो बच रहा है उसको भी लेंगे, 3 के घात 1 और 101 के घात 1 हो जाएगा, अर्थात ये 2 के घात 5 का जो हो जाएगा, 2 के घात 5 को हम लिख सकते हैं 32 गुणे 3 और 101। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 101, गुणा कर दो, 96 कम 96, 6 96 0 9 हो जाएगा, फिर 96 कम 96 आंसर। समझ में आया। यदि HCF निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, छोटी घात ले लेंगे, दोनों में जो कॉमन रहेगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और एलसीएम निकालना रहेगा तो बड़ी घात लेंगे और जो बचेगा उसको भी लेकर मल्टीप्लाई आपस में करा देंगे, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है यदि 65 और 117 को, यदि 65 और 117 को HCF को HCF 117 के HCF को 65M माइनस 117 65M माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा, तो m का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ चुका है, 2024 और 25 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 3। तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि यदि 65 और 117 के HCF को क्या करना है, उसके HCF को इस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उस समय हमको m का मान फाइंड करना है कि m का मान क्या होगा। तो चलिए करते हैं। तो अगर हम 65 का दोहन करते हैं, अगर हम यहाँ से 65 का करेंगे तो 65 को क्या कर सकते हैं, 13 × 5 = 5
और गुणे 13, 5 की घात 1 और 13 की घात 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर 117 का देखते हैं, 117 को देखेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3, ठीक है, 3 से अगर काटते हैं तो 3 त्रिका 9 और फिर आएगा 3 9 27, तो 39 बार में कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा 13, फिर 13। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टोटल आएगा 3 की घात 2 और 13 की घात 1। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 65 और 117 का हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, 13 की घात 1 मतलब इक्वल 13 आया। ऐसे कितना आया, 13। अब हमको बोला गया है कि 65 और 117 के जो एचसीएफ है उसको इस फॉर्म में व्यक्त किया जाए तब एम का मान क्या आएगा। तो कर दीजिए यहाँ से कि जो हमारे पास 65 एम है माइनस 117 है बराबर किसके है, 13 के है। अगर आज देखते तो 65 एम बराबर हो जाएगा 13, ये माइनस 117 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 117 हो जाएगा हमारे पास। तो 65 एम बराबर हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो आएगा 130। यहां से अगर एम का मान निकालते हैं तो 130 बटे के हो जाएगा हमारे पास 65, काटेंगे आएगा 2, मतलब एम बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2 आंसर। समझ में आया आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ, मतलब हमें बस इसका क्या ज्ञात करना है, केवल एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे कि 306 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 306 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 तेईं 6 हो जाएगा। फिर 2 से 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटेगा 17 बार में और 17 से एक बार में। यहाँ पे देखते हैं तो 2 गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 3 2 बार है, तो हम 3 की घात 2 लिख देंगे और 17 कर देंगे यहाँ से। इसी तरह हम 657 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर 657 का करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एक 3 और 3 नवा 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 21, 3 त्रिका 9 और यहाँ 73 को हम 73 से काट देंगे एक बार में। इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 और गुणे 73 हो जाएगा, मतलब 3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और गुणे 73 हो जाएगा। हमको निकालना है केवल एचसीएफ। एचसीएफ हो जाएगा इसका, एचसीएफ 306 और 657 का क्या आएगा हमारे पास कि एचसीएफ में क्या होता है कि हम जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसका छोटी वाली घात लेते हैं। तो यहाँ से छोटी वाली घात क्या हो जाएगा, दोनों में देखेंगे कॉमन, तो 3 की घात 2 है, ये भी 3 की घात 2 ये भी है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 3 की घात 2 हो जाएगा, अर्थात 3 गुणे 3 आंसर कितना आएगा, 3 त्रिका 9। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे दिया है दो संख्याओं के एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 6 और 168 है। यदि इनमें एक संख्या 24 है, एक संख्या क्या है, पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है हमारे पास एचसीएफ बराबर दिया है 6, एलसीएम दिया है 168 और हमारे पास पहली संख्या ए बराबर दे रखा है 24 और दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम हमारे पास है 168, बराबर में ए का मान है 24 दिया है और बी को बी रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास b बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 6 गुणे 168 बटा कितना हो जाएगा 24, 6 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 4 चौका 16 और 4 दूना 8, मतलब जो b का हमारे पास मान आएगा कितना आएगा 42।
अगर हम बोले तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जो दूसरी संख्या हमारे पास आ गई वो आएगी 42। तो समझ में आया आज का क्लास आप सभी को? यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन दबाकर रखें ताकि आप तक जो भी वीडियो आए वह पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।